हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो करें बच्चों, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस कम्युनिकेशंस के बारे में। बिजनेस कम्युनिकेशंस के बारे में क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर 2 एनरिचिंग वोकैबुलरी। एनरिचिंग वोकैबुलरी के अंदर भी हम ये पढ़ चुके हैं कि क्या होती है और क्यों ज़रूरी है, और इसके अंदर ऑलरेडी हम 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, दैट वर योर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम एंटोनिम्स के बाद ये चैप्टर आपके लिए क्या लेकर आया है, आइए चेक करते हैं क्या लेकर आया है ये चैप्टर। ये चैप्टर आपके लिए लेके आया होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स को समझने से पहले तो ये समझो वो 2 वर्ड्स के अंदर डिवाइडेड है, बाइफर्केटेड है ऑलरेडी 2 वर्ड्स के अंदर। कौन कौन से 2 वर्ड्स? होमो और फोन। होमो क्या होता है? होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, जिस चीज़ के अंदर से साउंड आती है। यहाँ पर अपने वाला सेलफोन मत समझ लेना, फोन का मतलब होता है साउंड, यानी कि सेम साउंड वाले शब्द। तो होमोफोन क्या है आपके? होमोफोन है आपके सेम साउंड वाले शब्द। सिर्फ साउंड सेम है या मीनिंग भी सेम है? ना ना, सिर्फ साउंड सेम है, मीनिंग सेम नहीं है। तो यह कैसे शब्द है? ओनली द सेम साउंड नॉट द मीनिंग। तो होमोफोन के यानी कि मीनिंग कैसे होंगे? डिफरेंट मीनिंग होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ना तो स्पेलिंग सेम है ना ही मीनिंग सेम है, इसीलिए इनको बोला जाता है होमोफोन्स, क्योंकि सिर्फ साउंड सेम है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारे पास ब्रेक। मैं 2 तरह के ब्रेक बोलूँगी, ब्रेक और ब्रेक। तो दोनों ही ब्रेक ही साउंड किए ना, ब्रेक और ब्रेक। लेकिन स्पेलिंग सुनाती हूँ अभी मैं आपको इन दोनों की। क्या है? BRAKE, ब्रेक। ब्रेक पहले वाला ब्रेक। सेकंड ब्रेक है BREAK, ब्रेक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप पहले वाला ब्रेक लेते हैं, यानी कि BRAKE वाला ब्रेक लेते हैं, तो आपकी पिटाई नहीं होती। लेकिन दूसरे में, अगर आप अभी लॉकडाउन में घर में हैं और आपने घर में प्लेट BREAK कर दी, यानी कि ये वाली ब्रेक कर दी, तो आपकी बड़ी पिटाई होगी, तो मम्मी आपको ब्रेक कर देगी। यानी कि पहले वाला ब्रेक होता है किसी भी मोशन को स्टॉप करना। जैसे आप स्कूटीज चलाते हैं, स्कूटी में ब्रेक लगाते हैं ना, तो वो वाला ब्रेक होता है BRAKE। स्कूटी या बाइक जो भी आप चलाती हैं, तो वहां पर कौन सा ब्रेक लगेगा? BRAKE, ब्रेक। लेकिन आपने कोई तोड़ फोड़ की है, तो उस तोड़ फोड़ के लिए कौन सा ब्रेक लगेगा? BREAK, ब्रेक। क्लियर है दोनों ब्रेक में डिफरेंस? लेकिन साउंड तो सेम थी, मीनिंग देखो कितना अलग हो गया। सेकंड वाला ब्रेक करोगे तो मम्मी आपको ब्रेक करेगी, पहले वाले ब्रेक में इतना कुछ टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने किसी काम को बस स्टॉप किया है। ठीक है, सेकंड क्या, कुछ और एग्जांपल्स और देखते हैं अभी हम इसके होमोफोन्स की। तो एग्जांपल्स क्या है आपका? द वर्ड्स टू और टू, मतलब टू और टू। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो पहला वाला टू है, यानी कि TWO वाला टू है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक मैथमेटिक डिजिट्स है, टू मतलब 2। लेकिन टू जो सेकंड वाला टू है, उसके लिए क्या है? उसके लिए ये होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सेस में बता रहे हो कि या तो ये भी आपको करना है, दिस टू हैज़ टू बी डन बाय यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये भी करना है या इसके साथ ये भी कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलेगा, करना ही करना है। तो ये वाला क्या होता है? किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री या फिर किसी और काम को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि 8 और 8। 8 पहले वाला जो 8 है, दैट इज ईट का पार्ट पार्टिसिपल, यानी कि खाने वाला 8। दूसरा जो 8 है EIGHT, वो कैसा 8 है? वो है आपका मैथमेटिकल डिजिट, यानी कि 8 वाला 8। आगे है THERE, देयर, और THEIR, देयर। पहला जो देयर है उसका मतलब होता है वहाँ। ठीक है, किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करता है कि वहां चलते हैं। और THEIR वाला देयर है, तो इसका मतलब होता है वे, किसी लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हो। सेकंड में आ जाओ आगे, सेकंड रो के अंदर इन या इन, दोनों ही इन है, लेकिन पहला जो इन है वो एक एज एन वर्ब की तरह यूज होता है आपका। इन मतलब किसी में जाना, यानी कि आप मे का जब वर्ड यूज करना होगा तो आप इन का यूज करते हैं। लेकिन जो सेकंड वाला इन है, वो कुछ रहने के प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। कोई छोटा सा जो आप रूम लेते हैं रहने के लिए, उसके लिए आप इन का वर्ड यूज करते हैं। यानी कि अगर मैं जनरल बोलूँ तो कोई धर्मशाला टाइप जो रूम होते हैं आपके, यानी कि जो मुसाफिर गृह होते हैं, वहां पर आपका जब INN वाला इन यूज होता है। आगे हैं आपके रिंग या रिंग। दोनों ही रिंग हैं, लेकिन पहला वाला जो रिंग है, दिट रिप्रेजेंट समथिंग फिगर विच इज राउंड, यानी कि या तो अंगूठी लगा सकते हो आप या फिर किसी भी काइंड ऑफ छल्ला लगा सकते हो। बट जो दूसरे वाला रिंग है WRING, रिंग, इसका मतलब होता है कि जैसे किसी पर सलवटे आ जाती हैं, मरोड़े हो जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो दैट इज रिंग। आगे है आपके पास और मोर डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल क्या होता है? ये तो बहुत ही मुश्किल है, हमेशा ही दिक्कत होती है इसके अंदर। जब हम लोग लेटर लिखते थे अपने स्कूल लाइफ टाइम के अंदर, इंग्लिश के अंदर,
अर्जेंट पीस ऑफ वर्क या फिर सिक लीव वाला, बहुत फेवरेट था मेरा तो सिक लीव वाला लेटर। तो उस लेटर में हम क्या लिखते थे, हमें लिखना होता था टू द प्रिंसिपल। अब वो प्रिंसिपल के अंदर ना पी तक तो सब ठीक था, प्रिंसिपल, लेकिन अल में कौन सा आएगा, ए एल वाला या एल ई वाला, क्योंकि साउंड तो सेम ही है ना। मैं तो बहुत कंफ्यूज होती थी इसके अंदर। तो फिर क्या कौन सा लिखना है आपको, तो हम लोगों को याद रखना होगा कि प्रिंसिपल में पी ए एल वाला पल जो है वो हमारे मुख्याध्यापक या फिर मुख्यातिथि या फिर मेन, उसके लिए यूज होता है प्रिंसिपल। लेकिन जो सेकंड वाला प्रिंसिपल है वो किसके लिए यूज होता है, वो होता है किसी गाइडलाइंस के लिए, नियम के लिए, कानून के लिए, कि ये मेरे प्रिंसिपल्स है, ये मेरे असूल हैं। तो वो सेकंड वाला PLE वो वाला प्रिंसिपल होता है। आगे आ जाओ, स्टेशनरी और स्टेशनरी, दोनों को बोला तो स्टेशनरी ही जाता है, पर दोनों में मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो NARY वाला स्टेशनरी है इसका मतलब होता है समथिंग विच इज परमानेंट, लेकिन जो NER वाला स्टेशनरी है वो वाली स्टेशनरी है जो हम लोग यूज करते हैं, यानी कि हमारे पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, वो क्या है आपकी स्टेशनरी, NERY स्टेशनरी वाला। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक्सेप्ट या एक्सेप्ट, दोनों ही साउंड तो सेम करेंगे लेकिन दोनों के मीनिंग बहुत अलग है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि इसको छोड़ के, और सेकंड वाले एक्सेप्ट का मतलब होता है कि अपनाना, मैं इसको अपनाता हूँ, यानी कि मेरे को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ये स्वीकार है मुझे। सेकंड वाला एक्सेप्ट इज स्वीकार करना, फर्स्ट वाला एक्सेप्ट इज उसको छोड़ के, मतलब इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार नहीं करूँगा, जिस चीज़ के लिए आप एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स दिए, ये सब क्या थे, ये होमोफोन्स थे हमारे। और जब हम कुछ लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सही स्पेलिंग कौन सी है। अगर हमें कहीं पर मैथ का फिगर EIGHT 8 लिखना है और हम वहाँ पर 8 लिख कर आ गए तो पूरा सेंस गलत हो जाएगा फिगर का, पूरे सेंटेंस की वाट लग जाएगी, अगर इन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो। अब चलो जी, कुछ और वर्ड हैं हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, देखते हैं हम क्या है। पहला है एक्सेस। एक्सेस दोनों का ही मतलब क्या है, साउंड क्या है, सेम है एक्सेस, लेकिन मीनिंग बहुत अलग है। जो ACCESS वाला एक्सेस है, इसका मतलब होता है किसी तक अपनी पहुंच बनाना या किसी चीज को अपनी पहुंच के अंदर लेकर आना। एग्जाम्पल देखो, द वर्कर कुड एक्सेस द मैनेजर फ्रीली, यानी कि वर्कर्स इजीली मैनेजर्स को अप्रोच कर सकते हैं, इजीली मैनेजर के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेस यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, अप्रोच के लिए। लेकिन जो EXCESS वाला एक्सेस है वो बताता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा हो चुकी है, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा काम हम कर चुके हैं या उससे ज्यादा हो चुका है। तो द प्रोडक्शन इज फार इन एक्सेस टू द टारगेट, यानी कि जो हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं वो हमारे टारगेट से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मोर देन, यानी कि ये जो एक्सेस है इसका मीनिंग क्या है, मोर देन वाला। आगे आ जाते हैं, आगे है एडवाइस और एडवाइस। जो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर जो एडवाइस स वाला है ना वो किसी नाउन की तरह यूज़ होता है। नाउन क्या होते हैं, किसी प्लेस, किसी वस्तु का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, तो वो सब चीज़ें होती हैं हमारी नाउन। तो जो पहले वाला एडवाइस, वो नाउन कैसे यूज़ हो रहा है, नाउन इसलिए यूज़ हो रहा है कि यहाँ पर वो किसी चीज़ का नाम ही बता रहा है। जैसे एनीवन कैन ऑफर एडवाइस, एनीवन तो यहाँ पर पता नहीं ना किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एडवाइस के बारे में। ये एक कॉमन एडवाइस है। कॉमन एडवाइस मतलब किसी को भी दी जा सकती है, कोई भी दे सकता है। इसका एक लेमैन मीनिंग निकलता है कि सलाह तो कोई भी दे सकता है, तो एनीवन कैन ऑफर एडवाइस। लेकिन जब ये वर्ब के जैसे यूज होगा तो यानी कि एक्चुअल काम क्या हो रहा है, आप किसी को सलाह दे रहे हो, वहां पर ये वर्ब है ना कि एक नाउन है। एडवाइस ज का साउंड आता है उसके अंदर, ऑल्दो हम इन दोनों की स्पेलिंग में भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो एडवाइस एडवाइस ऐसे ही निकलता है और साउंड बिल्कुल सेम आती है, लेकिन इसमें डिफ़िकल्ट थोड़ा सा साउंड को बाइफरकेट करना है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडवाइस, और जो सेकंड वाला है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडवाइस। जो एडवाइस वाला वर्ब है ना वो आपके लिए बड़े काम आने वाला है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल बनेंगे तो आप एडवाइस नहीं देंगे, आप एडवाइस देंगे। एडवाइस क्यों देंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एक वर्ब की जैसे यूज होते हैं, यानी कि काम करने को दर्शाता है एडवाइस वाला। जैसे माय फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, ठीक है, वैसे ही आप अपने क्लाइंट्स को क्या करेंगे, एडवाइज करेंगे कि यू एडवाइज योर क्लाइंट्स टू डू समथिंग, जो भी आपके पास केस आएगा उस चीज़ के लिए, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर, एडवाइज्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 8 और 8। पहले वाला 8 का मतलब क्या है, खाना, और दूसरे वाले 8 का मतलब क्या है, किसी भी तरह का नंबर। जैसे कि आई एट द एंटायर पिज्जा, नाउ आई एम रियली फुल एंड टायर्ड। ठीक है, सेकंड क्या है, चार्ल्स विल वेक अप एट 8 o'clock टुमारो मॉर्निंग, कि चार्ल्स कल सुबह 8 बजे उठेगा। तो यहाँ पर 8 क्या है, 8 एक नाउन है जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किसी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
उसके बाद है आपके पास बेयर और बियर। बियर और बियर, जो पहले वाला है वर्ड बेयर, वो क्या होता है, वो किस चीज़ का एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होता है कि समथिंग विच इज़ नॉट कवर्ड। जो बेयर का मतलब होता है वो समथिंग विच इज़ नॉट कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल टॉम लाइक टू वॉक अराउंड हिज हाउस इन बेयर फुट, यानी कि वो नंगे पाँव अपने घर के चक्कर लगाना पसंद करता है या अपने घर के चारों ओर घूमना पसंद करता है। नंगे पाँव मतलब उसने कोई शूज़ वगैरह नहीं पहने, उसे सिर्फ अपने पाँव एज इट इज़ ही पसंद है, बिना किसी कवर के। आगे है बियर। बियर का मतलब होता है एक लार्ज एनिमल, भालू। When you go camping, you should be careful to leave any food or anything with a scent in your tent. ये क्या बोलते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने टेंट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें ना छोड़े खाने की जिसके अंदर सेंटेड है, यानी कि जो चीज़ सेंटेड है, जिसके अंदर से स्मेल ज़्यादा बाहर करती है या फिर लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर बियर्स बहुत हैं और वो स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं और वो आकर आपको क्या कर सकते हैं, वो आकर आपके फूड को लेकर जा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं आपके ऊपर। आगे है हमारे पास सेल या सेल। दोनों का जो साउंड है वो सेम है, सेल या सेल, लेकिन मीनिंग बहुत अलग है। मीनिंग क्या अलग है, जो सेल का मतलब होता है, सेल का मतलब होता है कोई भी छोटा एरिया, कोई भी छोटा रूम, या फिर आप जेल को भी सेल बोलते हैं। और हमारी बॉडी भी सेल से ही बनी है, यानी कि छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द प्रिजनर स्पेंट 10 ईयर्स इन हिज सेल। उसने अपने उस छोटे से रूम में यानी कि अपनी जेल में 10 साल बिता दिए। लेकिन जो दूसरे वाला सेल है यानी कि SELL वाला सेल, उसका मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें को बेचना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर मनी, लाइक बाय इट वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट वर्ब यू लर्न। ठीक है, अब क्या है, वी वुड लाइक टू सेल आवर कार बट वी डोंट थिंक दैट वी वुड गेट मच मनी फॉर इट। मतलब हम अपनी कार को बेचना चाहते हैं बट हमें नहीं लगता कि इसके लिए इनफ पैसे हमें मिलेंगे। तो दोनों सेल के अंदर डिफरेंस क्या है, पहला सेल क्या था, किसी छोटे रूम के लिए, और दूसरा सेल क्या था, किसी चीज़ को बेचने के लिए यूज़ करना। ठीक है, चलो जी, ये तो थे कुछ साउंड जो हमारे पास होमोफोन्स यानी कि सेम साउंड वाले शब्द थे। अब दिक्कत ये आएगी कि हमारे पास सेम नाम वाले शब्द आएंगे। सेम नाम मतलब नाम तो सेम है लेकिन मतलब बहुत अलग है, यानी कि सेम वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स। चलो जी, होमो का मतलब सेम, नीम का मतलब नेम, यानी कि होमोनिम क्या है, सिंगल वर्ड है लेकिन मीनिंग एक से ज़्यादा निकलेंगे उसके। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, बियर। बियर का मतलब क्या होता है, बियर का मतलब भालू, लेकिन बियर का एक और मतलब भी होता है। बियर का मतलब होता है सहन करना, मैं क्यों सहन करूँ तुम्हें, वाई शुड आई बियर यू। तो वहाँ पर भी आप बियर का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज सो नर्वस अबाउट वॉचिंग दिस गेम आई कांट बियर टू वॉच द लास्ट मिनट। मैं इतना नर्वस हो गया था इस गेम को देखकर कि मैं लास्ट मिनट तक वेट ही नहीं कर सकता, मतलब मैं इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। आई कांट बियर दिस प्रेशर अंटिल द लास्ट मिनट। तो लास्ट मिनट के लिए मैं प्रेशर हैंडल कर ही नहीं सकता। और दूसरा मीनिंग क्या था, दूसरा एक एनिमल का था। जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा था, वो सेंटेड फूड आपको अपने टेंट के अंदर नहीं छोड़नी चाहिए, वरना बियर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे टुवार्ड्स योर टेंट। ठीक है, और उसके बाद कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं हम, जैसे कि एड्रेस। एड्रेस, एड्रेस का मतलब ये भी होता है किसी के घर का एड्रेस, और एड्रेस का मतलब ये भी होता है कि हम कोई स्पेसिफिक चीज़ किसी को रेफर करते हैं, किसी को ऑनर करते हैं। जैसे कि हमने लेटर में क्या लिखा, जो हम बचपन में लेटर लिखते थे, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क वाला या फिर सिक लीव वाला, तो उसके अंदर टू द प्रिंसिपल, तो हम वो लेटर किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, हम वो प्रिंसिपल को दे रहे हैं। तो एड्रेस का मतलब क्या होता है, किसी को देना या फिर किसी को मेंशन करना, उसके अंदर उसको रिप्रेजेंट करना या फिर किसी का पता बताना। ठीक है, आई कैन गिव यू द एड्रेस ऑफ गुड अटर्नी, मैं आपको किसी अच्छे अटर्नी का पता दे सकता हूँ। या फिर दिस लेटर वॉज एड्रेस टू मी, ये लेटर मुझे लिखा गया था, मेरे लिए लिखा गया था। तो वहाँ पर भी हम एड्रेस वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे है बैंड और बैंड। एक होता है बैंड जैसे कि रबर बैंड वाला बैंड, उसको भी हम बैंड बोलते हैं। और एक बैंड होता है आपका क्या, जो म्यूजिक प्ले करते हैं। द बैंड वॉज प्लेइंग बीटल्स सॉन्ग्स, यानी कि ऑल बीटल सॉन्ग्स, वो पुराने सॉन्ग्स बजा रहे थे। और सेकंड क्या है, शी ऑलवेज टाई हर हेयर बैक इन अ बैंड, यानी कि वो हमेशा एक रबर बैंड के साथ अपने हेयर्स टाई करके रखती है। तो दोनों को ही बैंड बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका बैट और बैट। पहला बैट यानी कि जो आप क्रिकेट वाला बैट करते हैं, और दूसरा बैट क्या हो सकता है, और दूसरा बैट हो सकता है जो ये आपके चमगादड़ होते हैं, यानी कि एनिमल, काइंड ऑफ एनिमल। आई एम अफ्रेड ऑफ बैट्स, या फिर इट इज़ फर्स्ट टाइम एट बैट इन द मेजर लीग्स। और एक और मतलब हो सकता है बैट का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी से शर्त लगा रहे हैं, आई कैन बैट। ठीक है, इट इज़ हिज फर्स्ट टाइम एट द बैट इन द मेजर लीग्स। तो यानी कि ये क्या है कि उसके बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है इस मेजर लीग्स के बैट के अंदर। मैच और मैच,
पहले मैच का मतलब क्या होता है कि कोई गेम खेल रहा है जिसके लिए आपने मैच फिक्स किया हुआ है, ठीक है। एक और मैच होता है, एक और मैच मतलब मिलाना, जैसे बोलते हैं ना आपके पास मैच द फ्लोइंग्स आते थे, इस वर्ड को अपने सही मैच से मिलाओ, तो वो भी हो सकता है आपका मैच। तो इफ़ यू सस्पेक्ट अ गैस लीक डू नॉट स्ट्राइक अ मैच और यूज इलेक्ट्रिसिटी। और क्या हो सकता है इसका मैच का मतलब मैच बॉक्स हो सकता है, यानी कि अगर आपको अंदेशा है कि कोई गैस लीक हो रही है तो आप उस टाइम मैच ना जलाएं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को ऑन ना करें, अदरवाइज आग लग सकती है। हर फिंगरप्रिंट्स मैच दोज फाउंड एट द सीन ऑफ द क्राइम। मैच यानी कि मिल चुके हैं उसके फिंगरप्रिंट्स, यानी कि जो क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स हमें मिले थे और जो उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स है वो आपस में मैच करते हैं, यानी कि मिल चुके हैं। तो मैच के भी काफ़ी सारे मीनिंग हो सकते हैं। आगे है आपका मीन और मीन। एक फर्स्ट जो वर्ड है मीन, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम किसी चीज़ का मीनिंग पूछ रहे हैं या फिर कोई रास्ता पूछ रहे हैं, कोई वे आउट पूछ रहे हैं। और एक मीन का मतलब ये हो सकता है कि आपका मतलब क्या है, ठीक है। वट डज दिस सेंटेंस मीन, इस सेंटेंस का मतलब क्या है आप पूछ रहे हैं। और दूसरे का मतलब क्या बताया था मैंने, ये बताया था कि आप किसी से कोई रास्ता पूछ रहे हैं, कोई वे आउट पूछ रहे हैं। ही नीडेड टू फाइंड द मीन बिटवीन फ्रैंकनेस एंड र्यूडनेस, यानी कि फ्रैंकनेस और र्यूडनेस के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का क्या रास्ता है, मतलब कैसे पता लगाया जाए कि कोई फ्रैंक है या कोई र्यूड है। आगे है हमारे पास राइट और राइट, ठीक है। एक राइट तो होता है सही वाला राइट कि यस आई एम राइट, ये सही है। एक राइट होता है आपके अधिकार वाला राइट, ठीक है। और एक जो आपके राइट चीज़ें, राइट साइड, राइट टर्न, यानी कि जो आपके नेविगेशन शो करते हैं। आई एम श्योर आई एम राइट, या फिर टेक अ राइट टर्न एट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पे आप राइट साइड टर्न कर लेना, यानी कि आपकी नेविगेशन शो कर रहा है कि आपको किस साइड टर्न लेना है, ठीक है। चलो जी, ये कुछ होमोफोन्स थे आपके पास और कुछ होमोनिम्स थे, इनको आपको लर्न करना है और लिखना भी है। लर्न एज इट इज़ तो नहीं हो सकता आपसे, लेकिन बट फिर भी थोड़े से ही वर्ड्स हैं, इनको तो आप पढ़ सकते हैं बहुत इजीली, और इनको लिखना भी है नोटबुक के अंदर, ठीक है, विद डेफिनेशन एंड विद द मीनिंग्स। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास हैं सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये हमने अपने बचपन में भी किए थे कि जहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का यूज़ करते थे। तो कुछ सेंटेंसेज हैं हमारे मॉड्यूल के अंदर जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। क्या है, फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा इनऑर्डिनेट डिजायर टू गेन एंड होर्ड वेल्थ। होर्ड का मतलब होता है होड़ लगी है किसी चीज की। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे अंदर की जो डिजायर है ना, हम इतना पैसा कमाना चाहते हैं, वो जनरल नहीं है, इनऑर्डिनेट है, मतलब वो असाधारण डिजायर है। जब असाधारण डिजायर होती है हमारे अंदर किसी भी चीज की, तो हम लालची हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है ग्रीड या अवेरिस, ठीक है। उसके बाद है दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, यानी कि जिसे फोर्स द्वारा लिया नहीं जा सकता, ठीक है, उसका मतलब होता है इम्प्रेग्नेबल। आगे है वन हु लर्न्स अ सब्जेक्ट एज अ हॉबी, यानी कि एक ऐसा इंसान जो किसी चीज को क्यों सीखता है, जस्ट बिकॉज उसको शौक है उस चीज का, हॉबी है उसकी, तो उसे बोला जाएगा अमेट्योर। क्या बोला जाएगा, अमेट्योर। उसके बाद है दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, यानी कि जो इतना सेंसिटिव है, जो इजीली ब्रोक किया जा सके, दैट इज फ्रेजाइल। आगे है हमारे पास टू शो इनडिसीजन, या तो आप किसी के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं या फिर आप उसको मतलब उसकी बातों से सहमत नहीं है, या टू स्वे एंड फ्रो इन अ डिसीजन, या कोई डिसीजन अगर लिया जाता है तो आप उसके अंदर टिकना नहीं चाहते, उधर से डोलते रहते हैं आप। तो इस सिचुएशन में जो इंसान होता है उसको बोला जाता है फैसिलेट, यानी कि जो संदेह करता है, संदेहपूर्ण जो होता है। उसके बाद है आपके पास प्लीजेंट साउंड। साउंड के लिए तो जो हमारी चीज़ें यूज़ होती है वो फोनिक, फोनू, फोनी, ऐसी चीज़ें यूज़ होती है, और प्लीजेंट के लिए ईओ वर्ड का यूज़ होता है, तो प्लीजेंट साउंड इज ईओफोनी, ठीक है। उसके बाद है आपका डेलिब्रेट किलिंग ऑफ होल कम्युनिटी या रेस, यानी कि आप जानबूझकर किसी एक पूरी कम्युनिटी का नाश करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो क्या बोले जाएंगे। तो ये जो किलिंग वाली एक्टिविटी होती है ना, इसके लिए हम साइड यूज़ करते हैं, जैसे सुसाइड, पेस्टिसाइड। तो यहाँ पर किलिंग के लिए अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जेंडर का या किसी एक ग्रुप का किलिंग करना चाहते हैं तो उसे बोला जाएगा जेनोसाइड, यानी कि किसी एक कंप्लीट जनरेशन को आप खत्म करना चाहते हैं। द प्लेस वेयर एन एरोप्लेन इज हाउस्ड, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर एरोप्लेन को रखा जाता है, रुका जाता है उसको, तो उसे हम बोलते हैं हैंगर। जैसे अपने घर में हम हैंगर में कपड़े टांगते हैं, वैसे ही एरोप्लेन के लिए जो प्लेस होता है वहाँ पर उस प्लेस को बोला जाता है हैंगर। वहाँ पे हैंगर पे एरोप्लेन को टांग दिया जाएगा। आगे है अ पर्सन हु इज डिससेटिस्फाइड एंड इज इंक्लाइंड टू रिबेल। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक पर्सन है जो कि डिससेटिस्फाइड है, यानी कि असंतुष्ट है, एंड इज इंक्लाइड टू, इंक्लाइड का मतलब होता है फोर्स्ड, या फिर वो मूव करता है उस साइड पे, इज इंक्लाइज टू रिबेल, और जो अब बागी बनने के लिए
इंक्लाइड हो चुका है, यानी कि अब जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है और अब वो विद्रोह करने पे उतर आया है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है मेलकंटेंट। मेलकंटेंट का मतलब ऐसा होता है कि बागी इंसान है, कोई विद्रोही है, ठीक है। टू प्रिटेंड टू बी सिक इन ऑर्डर टू अवॉइड वर्क, ये कई बच्चे बचपन में करते थे, मम्मा पेट दर्द हो रहा है स्कूल नहीं जाना, तो प्रिटेंड टू बी सिक, हम ऐसा दिखाते कि हम बहुत बीमार हैं और हम काम नहीं करना चाहते, तो इस सिचुएशन में जो इंसान होता है उसे बोला जाता है मेलिंगर, मतलब मैल भरा पड़ा है इसके अंदर, झूठ बोल रहा है, ये लाई कर रहा है, मेलिंगर। आगे है वन ऑफ अ रेस और ट्राइब हु हैज नो फिक्स्ड लोकेशन और वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या होता है, ये एसएस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ट्राइब या पर्टिकुलर रेस के इंसान जिनके पास कोई रहने का पक्का ठिकाना नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपना ठिकाना ढूंढने के लिए, वो होते हैं घुमंतु लोग, घुमंतु को बोला जाता है नोमैड, ठीक है। आगे है स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, बैंक नोट्स एंड मेडल्स। ऐसे इंसान जो स्टडी करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स, बैंक नोट्स, मेडल्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास वेल्थ अर्निंग होता है या फिर वैल्यूएबल चीज़ें होती है, वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं उन चीज़ों के लिए, तो उनको बोला जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। क्या बोला जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। अ ब्लड फ्यूड स्टार्टेड बाय मर्डर सीकिंग वेंजेंस। ब्लड फ्यूड यानी कि ऐसी वॉर छिड़ जाना या ऐसा युद्ध छिड़ जाना जिसके अंदर मारकाट वाली सीन होते हैं। स्टार्टेड बाय मर्डर सीकिंग वेंजेंस, मर्डर सीकिंग वेंजेंस का मतलब होता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या फिर कोई ऐसा बुरा काम हुआ है आपके साथ जिसके लिए आप किसी का खून करने पे उतारू हो जाओ, तो उस टाइम को उस चीज़ को बोला जाता है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब जनरली होता है प्रतिशोध लेना अपना, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा आपका वेंडेटा। आगे है अ पर्सन हु डेलिबरेटली डैमेजेस प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसा इंसान जो कि क्या करता है, जानबूझकर किसी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाता है, तो उसको बोला जाता है वेंडल। वेंडल का डिक्शनरी मीनिंग होता है आपका गुंडा, बदमाश, इस टाइप के लोग होते हैं वेंडल, यानी कि जो नाश करते हैं दूसरों की चीज़ों का। अ पर्सन हु डेलिबरेटली डैमेजेस प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, वो वेंडल। तो ये कुछ वर्ड हैं हमारे पास जो सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो इतने तो आपको करनी ही हैं, ये आपको लिखने भी हैं और आपको याद भी होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी आप कभी इधर उधर से वर्ड्स पढ़ो तो उनको याद ज़रूर, एक हैबिट बना लो कि जब भी आप कोई न्यू वर्ड पढ़ते हो तो उसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते जाओ, ताकि ये पार्ट ऑफ द डे जब आप फ्री हैं तो आप उसे पढ़ें, तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको ज़रूर याद होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं चैप्टर हमारे लिए क्या लेकर आया है। इस चैप्टर के अंदर आगे हैं हमारे पास मिस स्पेलिंग्स। ये बहुत कॉमन है और हमने बड़े नंबर कटवाए हैं मिस स्पेलिंग्स में, 10th तक तो कटवाए ही हैं इंग्लिश में, आगे पता नहीं कटवाएंगे नहीं कटवाएंगे। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हम कॉमनली मिस स्पेल करते हैं जस्ट बिकॉज वो बड़े सिमिलर से होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो डिक्शनरी है वो क्या कहती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि स्पेलिंग मुश्किल होती हैं और मिस स्पेलिंग्स बहुत कॉमन होती है। कॉमन तो होती हैं लेकिन हर कोई अगर मिस स्पेलिंग करे, जस्ट सपोज आपके टीचर से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो क्लास में कितनी बेइज्जती होती है ना टीचर की, बच्चे बोलते हैं हाँ मैम आपकी भी स्पेलिंग गलत है, तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है किसी प्रोफेशनल के लिए। वैसे ही जब आप CS बन जाएंगे या CA बन जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे होगा कि जब आप कोई स्पेलिंग बोल रहे हो या आपने अपने मैनेजर को कोई मेल लिखा और उसके अंदर आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं, तो वहाँ पर उस मेल का बड़ा ही नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। यानी कि जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इसीलिए चेक की जाती है कि कहीं आप किसी अपने बिजनेस क्लिक को, क्लाइंट को मेल भेजें और उस मेल में स्पेलिंग एरर्स हो, तो वो सिचुएशंस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशंस में डाल देते हैं। तो समवेयर आपको जब टेस्ट करते हैं तो आपको टेस्ट करते टाइम आपकी रिटन स्किल्स भी चेक की जाती हैं, इसी के लिए वो आपसे रिटन एग्जाम भी लिखवाते हैं। और उस रिटन एग्जाम में कुछ टेक्निकल नहीं होता, सब चीज़ें ऐसे ग्रामेटिकल ही होती हैं, या आपको बोल दिया जाएगा एक पैराग्राफ लिख के दिखाओ। वो पैराग्राफ आपसे इसीलिए लिखवाया जाता है ताकि वो देख सके कि आपके जो दिमाग में चल रहा है आप उसे पेपर पे उतारते टाइम कितनी गलतियां करती हैं। तो वो किस सिचुएशन में डालती हैं, आपको एक ऑकवर्ड सिचुएशन के अंदर डालती हैं। तो आपको अपनी इंग्लिश के ऊपर वर्क करना चाहिए इफ़ यू आर वीक इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। When you receive an email or document with spelling error, it is difficult to trust the person sending it. Correct spelling used in written communication shows the attention as well as level of education of the person sending it. अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा आता है जिसमें स्पेलिंग एरर्स भरे हुए हैं तो आप सामने वाले को ट्रस्ट नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई नोटिफिकेशंस हमारे पास आते हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, तो हम उस नोटिफिकेशंस को पढ़ते ही बता देते हैं कि ये नोटिफिकेशंस रियल है या फेक है। इसी बेस पे पढ़ाते हैं क्योंकि जो फेक नोटिफिकेशंस होते हैं उसमें कोई ना कोई एरर ज़रूर रहता है, कोई ना कोई आपके जो मिस स्पेलिंग्स है वो ज़रूर रहते हैं।
तो उस नोटिफिकेशंस को पढ़ते ही आप एक एजम्पशन लगा देते कि ये तो फेक है। तो जब आप गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस को, गवर्नमेंट की स्टैंप लगी नोटिफिकेशंस को नहीं मानते जस्ट बिकॉज उसके अंदर मिस स्पेलिंग्स होती हैं, तो कोई आपकी बातों को क्यों मानेगा? आप एक प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल होकर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो कोई आपकी बातों को नहीं मानेगा। तो इसके लिए सीधा साधा तरीका क्या है, मैं ये तो नहीं कह सकती आप दुनिया भर के स्पेलिंग्स लर्न करो, शायद नहीं होंगी लर्न्स, क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक है वो क्या है कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट स्पेलिंग अलग होती हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम ये कर सकते हैं कि बिफोर सेंडिंग एनी लेटर, एनी मेल, एनी अदर थिंग्स, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स टू आवर सीनियर्स, तो हमें उसे एक बार गूगल से चेक कर लेना चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट स्पेलिंग। ठीक है, ये तो हुई बात जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप पहुंच जाओगे, जब आप एक्चुअल में कोई मेल अपने सीनियर्स को लिखोगे। एग्जाम टाइम में क्या करें, एग्जाम टाइम में आप अपने आँख नाक कान सब खुले रखें, अपनी सेंसेस को खुला रखें, और जो आपको सही लगता है, क्योंकि इतने टाइम से जो पढ़ा है कहीं ना कहीं तो स्पेलिंग आपके माइंड में स्टोर होगी ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकल कर आएगी। बस आप अपने आप को जागरूक रखें, ठीक है, जागरूक रखें। आगे देखते हैं क्या बोलता है। Correct spelling used in the written communication shows the attention as well as level of education of the person sending it. यानी कि अगर आप करेक्ट स्पेलिंग्स यूज करते हैं तो एक अच्छा ओरा क्रिएट होता है आपका, मतलब आपके लिए एक अच्छी राय बनती है लोगों के अंदर। देयर आर लॉट ऑफ ट्रिकी स्पेलिंग रूल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ कॉमन वर्ड कॉमनली मिसस्पेल्ड। और नीचे कुछ लिखे गए शब्द हैं जो कि कॉमनली मिसस्पेल्ड होते हैं। ये तो हुए मिस स्पेलिंग के शब्द। और जो ज़्यादातर हम गलतियाँ करते हैं ना, वो हम करते हैं होमोफोन्स के साथ। होमोफोन्स में क्या होता है, ऑल दो साउंड सेम होते हैं बट मीनिंग तो डिफरेंट होते हैं ना। जैसे कि मैंने वो बताया प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वाला, बहुत बच्चे वहाँ गलतियाँ करते थे, AL की जगह LE वाला प्रिंसिपल लिखाते थे। या फिर ब्रेक और ब्रेक, एक ब्रेक का मतलब क्या था, किसी चीज वर्किंग सिचुएशन में किसी को स्टॉपेज देना, और दूसरे ब्रेक का मतलब क्या था, तोड़ना फोड़ना। तो स्पेलिंग्स भी मिस्टेक करते हो और आप कहीं ना कहीं होमोफोन्स का भी यूज़ कर लेते हो। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कुछ कॉमनली मिस स्पेलिंग्स क्या हैं आपकी। एब्सेंस, एब्सेंस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है आपकी, ABSENCE, एब्सेंस। लेकिन जो आप लिखते हो वो क्या है आपका, ABCENSE, एब्सेंस, या फिर ABSANCE, एब्सेंस। ठीक है, ऑल दो पढ़ने में सेम आ रहा है बट स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट हो चुकी है। उसके बाद है हमारे पास एकोमोडेट, और एकोमोडेट में कई बार आप एक M और लगाना भूल जाते हैं। यही सेम मिस्टेक होती है आपकी टुमारो के साथ। समटाइम्स हम टुमारो की स्पेलिंग भूल जाते हैं कि डबल M आएगा या डबल R आएगा। समटाइम्स तो हम डबल M डबल R लगा देते हैं, समटाइम्स हम सिंगल M और सिंगल R लगा देते हैं। तो दोनों ही स्पेलिंग्स जो है हमारी गलत हो जाती है। आगे क्या है, अचीव, अचीव यानी कि कुछ पाना, ACHIEVE, अचीव, या फिर ACHEIVE। राइट स्पेलिंग कौन सी, अगर दोनों स्पेलिंग आपके सामने रख दी जाए और बताया ना जाए कि इनमें से राइट स्पेलिंग कौन सी है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट क्रिएट हो ही जाता है कि विच वन इज द राइट। आगे है कैलेंडर और कैलेंडर, DAR और DER। तो हमें लिखते हुए कई बार बहुत डिफिकल्टीज होती है, हम अपनी स्पेलिंग्स भूल जाते हैं, इनफैक्ट जो याद होती है वो भी भूल जाते हैं। जैसे कि कुछ मिस्टेक्स, हार्ड स्पेलिंग्स होती थी या लंबी स्पेलिंग्स होती थी, जैसे सिंसियरली, ओबीडियंटली, इसके अंदर भी काफ़ी मिस्टेक बच्चे करते थे। ठीक है, आगे क्या है आपकी, लाइजन और लाइजन, LIAISON, और सेकेंड स्पेलिंग में क्या किया आपने, LIASON, तो ये स्पेलिंग आपकी गलत हो जाएगी। रिसिप्ट, RECEIPT, RECIEPT, ये तो आज काफ़ी प्रोफेशनल्स की भी रिसिप्ट की स्पेलिंग्स जो है काफ़ी हद तक गलत हो जाती हैं। टुमारो, बहुत प्रोफेशनल्स गलत करते हैं टुमारो की स्पेलिंग्स। इवन प्रोफेशनल्स क्यों, बच्चे और जो सीनियर्स होते हैं, काफ़ी टुमारो की स्पेलिंग्स पे तो सबका फोकस रहता है। और बहुत में कॉमनली मैंने देखा है कि टुमारो लिखते हुए हर कोई गूगल से एक बार क्रॉस वेरीफाई करता ही है। टुमारो की स्पेलिंग क्या है, TOMORROW, एंड इसकी जो कॉमनली मिसस्पेल्ड है वो क्या है, TOMMOROW एंड TOMOROW। ये मिस स्पेलिंग्स हैं जो यूजुअली हम करते हैं, और सही स्पेलिंग्स क्या है, डबल R आता है सिर्फ टुमारो में और कुछ नहीं। ठीक है, आगे हैं, आगे फ्रिक्वेंटली मिस स्पेलिंग्स के बाद देखते हैं क्या है। अब ये बताता है कि स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशंस की वजह से स्पेलिंग्स मिस्टेक होती क्यों है। ये तो हमने देखा कि जो इंग्लिश है वो इतनी ईजी तो नहीं है, क्योंकि होमोफोन्स हैं, होमोनीम है, उसके बाद स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, शेड ऑफ मीनिंग काफ़ी सारे हैं हमारे पास। तो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशंस को ध्यान कैसे रखें हम, आइए देखते हैं कि क्या स्पेलिंग करते हैं और क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स आर ऑफन bewildered by seemingly anarchic sound spelling system of English system।
यानी कि जब इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या है, इसका मतलब भी ये है, इसका मतलब भी ये है। पढ़ते पढ़ते एक ए का, ई ए का मतलब काफ़ी साउंड्स जो है बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल में आओ यहाँ पर, द साउंड इन द मिडल ऑफ द वर्ड स्टीप and breach is the same and the phonetically shown as I in the dictionary. Steep, breach, e e कहीं से दिख ही नहीं रहा कि e आएगा, steep i आएगा, stip steep। तो क्या होता है कि यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं स्टीप के साथ शिप लिख दूँ तो वहाँ पर ship आएगा आपका शिप के साथ, तो कहीं ना कहीं क्या होता है हमारे स्पेलिंग्स जो हैं एरर हो जाते हैं। तो स्टीप, ब्रीच सब में आई का साउंड आ रहा है लेकिन स्पेलिंग तो बहुत अलग है। पहले वाले में देखो तो डबल ई आ रहा है और अगली वाली में देखो तो ई ए आ रहा है। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं हमें कहीं ना कहीं लर्न करने होते हैं कि राइट स्पेलिंग जो है वो क्या होगी। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, द लेटर ए मे बी प्रोनाउंस्ड इन सेवरल डिफरेंट वेज इन वर्ड लाइक ब्रैग, फ्लैप, ग्रैब, हैव एटसेट्रा। तो ब्रैग, फ्लैप, ग्रैब, हैव, इसके अंदर जो ए का साउंड है वो कैसे आया, ए, ब्रैग, ए, फ्लैप, ए, इस टाइप से साउंड आया। लेकिन वहीं पर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहां पर ऐसा नहीं आता, जैसे हाफ, काव, आस्क, बार्क, फॉल्स, इसके अंदर आ मतलब हाफ, आ, तो आ के साउंड आ रही है। लेकिन वहीं पर कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, स्टे, अवे, वे, मे, ट्रे, जहाँ पर ए का साउंड आता है। और कुछ वर्ड कैसे है, जैसे कॉल, फ्लो, रॉ, टॉक। तो सेम वर्ड यूज हो रहा है बट साउंड क्या है, बहुत ही डिफरेंस है। कहीं पर वो ओ साउंड करता है, कहीं पर वो आ साउंड करता है, कहीं पर ए साउंड करता है और कहीं पर ई साउंड करता है। तो ये साउंड्स डिफरेंट होने की वजह से हमारे जो स्पेलिंग्स है वो एरर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम डिक्शनरी में देखते हैं तो कुछ वर्ड्स के ऊपर क्या लगे होते हैं, कुछ वर्ड्स के ऊपर ऐसे कोमास लगे होते हैं या फिर पोस्टोफे लगे होते हैं जो हमें बताते हैं कि किस वर्ड को कैसे पढ़ना है। यानी कि वो फोनेटिक चार्ट बनाकर हमें सब कुछ समझाते हैं कि इस वर्ड को इस तरह से स्पेल किया जाएगा, यहाँ पर ए का मीनिंग ऐसे है और ए का मीनिंग ऐसे है। तो ये कुछ रूल्स इनके हैं और जो हमें प्रोनाउंसिएशन वहीं से लर्न करनी पड़ती है और स्पेलिंग भी हमें वहीं से लर्न करनी पड़ती है। ठीक है, तो कुछ कॉमन स्पेलिंग एरर्स क्यों आते हैं देखते हैं। Adequate care should be taken to spell words correctly in all communication so that you are able to communicate effectively and impressively. तो spelling errors होते क्यों हैं commonly? देखो फर्स्ट पॉइंट, सर्टेन अल्फाबेट्स लेटर्स आर रिपीटेड इन अ वर्ड। कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर ना रिपीटेड यानी कि डबल लेटर्स आते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि क्यों आते हैं, क्योंकि अगर हमें स्ट्रेस नहीं पता होगा पर्टिकुलर वर्ड पे तो हम नहीं लिख पाएंगे। जैसे टुमारो, ओकेजन, बिगनिंग, प्रोफेशन, इसके अंदर एज सच कोई बहुत हार्ड स्ट्रेस नहीं पड़ा किसी भी वर्ड के अंदर जो हम लोगों को याद रहे कि यहाँ पर किस पे आएगा। जैसे टुमारो, तो हम लोग समटाइम्स डबल एम यहाँ पर लगा देते कि टुमारो, तो डबल एम आना चाहिए। ओकेजन, ओकेजन में हम लोग एस के साथ कई बार डबल एस लगा देते हैं इनफैक्ट ऑफ सी का तो हमें याद ही नहीं रहता, समटाइम्स एस ही याद रहता है तो वहाँ पर एस के साथ डबल एस लगा देते हैं। बिगिनिंग, बिगिनिंग के अंदर स्पेलिंग्स वैसे जनरली मिस्टेक नहीं होती है बट फिर भी यहाँ पर डबल एन आया है, इसके लिए रिपीटेड लेटर्स है तो कुछ बच्चों को ये भी याद नहीं रहता। प्रोफेशन, प्रोफेशन की भी यूजुअली स्पेलिंग कोई गलत नहीं करता है बट फिर भी क्योंकि इसके अंदर डबल एस है और शायद कुछ बच्चे यहाँ पर डबल एस लगाना भूल जाएं। ठीक है, आगे है वन हैज़ टू समटाइम्स चूज बिटवीन ई और ई, फॉर एग्जाम्पल रिसीव और बिलीव। ये बहुत ही कॉमनली है और इसकी वजह से 100% स्पेलिंग्स जो है इस ई की वजह से गलत होती है, इस टाइप के वर्ड्स की वजह से गलत होती है, इस ई की वजह से तो नहीं। कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं जैसे कि आपका क्या है, डिसीव, प्रसीव, चीव, कन्विंस, अचीव, कंसीव, इसके अंदर ईव हर चीज़ें ई से ही शुरू होती है लेकिन स्पेलिंग्स में डिफरेंस आ जाएगा। देखिए कंसीव के अंदर जो स्पेलिंग ई की यूज हुई है वो ई आई है, डिसीव के अंदर क्या है, ई आई है, प्रसीव के अंदर क्या है, ई आई है। लेकिन वहीं पर अगर बाकी स्पेलिंग्स की बात करें तो क्या है, आई ई। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, सॉल्यूशन यही है कि प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, विदाउट प्रैक्टिस आपका आ ही नहीं सकता ये। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, ई कैन बी आइदर ड्रॉप्ड और रिटेन्ड व्हेन चेंजिंग द रूट वर्ड, और ये बहुत ही मुश्किल होता था। यानी कि जब एक ही वर्ड को आपको डिफरेंट मीनिंग्स के अंदर चेंज करना होता है, जैसे ट्रू का ट्रूली, अब यहाँ पर ई हट गया और क्या है, चेंजेस। सिंसेयर है तो सिंसेयर में ई लगा रहता है, तो कहीं पर ई लगाना है और कहीं पर ई नहीं लगाना। जब हम सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करते थे तो कुछ वर्ड्स ऑटोमेटिकली चेंज होते थे, तो वहाँ पर भी हमें लर्न करना पड़ता है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये याद रखना कि ई किसके साथ लगेगा और ई किसके साथ नहीं लगेगा। ठीक है, ये बहुत कॉमनली मिस्टेक्स है, आपको पता होनी चाहिए। और एन एक्स्ट्रा लेटर एट टाइम अल्टर्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड,
समटाइम्स क्या होता है कि कोई चीज़ अगर आपने डबल यूज़ कर ली तो उसके साथ उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे कि लॉस और लूज। लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब होता है किसी चीज़ को गुमा देना, और लूज का मतलब क्या होता है? लूज का मतलब होता है ढीला पड़ जाना, ठीक है। तो लॉस और लूज, तो दोनों में काफ़ी फर्क होता है, ठीक है। आगे है व्हेन नाउन एंड वर्ब फॉर्म ऑफ द सेम वर्ड हैव सेम स्पेलिंग्स, फॉर एग्जांपल एडवाइस एडवाइज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों के पास जो स्पेलिंग्स है वो थोड़ी सी डिफर है, लेकिन जो होमोफोन्स हैंगे यानी कि इनके पास काफ़ी सारी सेम स्पेलिंग्स है, और बस होमोफोन्स है, साउंड बिल्कुल सेम है इनका, तो इस वजह से भी दिक्कत हो जाती है कि एडवाइस यूज़ करना है या एडवाइस यूज़ करना है। तो जो पहले वाला एडवाइस था वो मैंने आपको क्या बताया था, वो एक नाउन की जैसे यूज़ होता है, सेम एज प्रैक्टिस भी क्या यूज़ होगा, एक नाउन की जैसे यूज़ होगा। और एडवाइस और प्रैक्टाइज ये क्या है आपके, ये जो अलग सेकंड वाले वर्ड्स हैं, यानी कि एस ई वाली जो साउंड है ये आपकी वर्ब के लिए यूज़ होती है। एडवाइस और एडवाइस के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, अब प्रैक्टिस और प्रैक्टाइज के बारे में बात करते हैं। तो प्रैक्टिस है हमारा नाउन, जो हमें बताता है कि प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस है अपने विचारों को काम के अंदर लेकर आना, यानी कि अपने विचारों को एक्चुअल में करना, वो होता है हमारा प्रैक्टिस। लेकिन जो दूसरे वाला प्रैक्टिस है उसका मतलब क्या है, यानी कि जो हमने पहले वाला काम किया कि अपने विचारों को अपने काम में कन्वर्ट कर दिया, अब उसको रेगुलर करना, दैट इज प्रैक्टिस। यानी कि पहले में क्या किया, पहले में हमने एक आइडिया दिया है कि प्रैक्टिस होता क्या है, जो आप सोच रहे हो उसको एक्चुअल में करो, दैट इज प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस में जाएंगे यानी कि आप अपना बिजनेस एज एन प्रैक्टिस यूज करेंगे, तो आपने अपने दिमाग के विचारों को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, तो आप पहले वाला प्रैक्टिस करोगे। लेकिन जब आप रेगुलर काम करते रहोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो क्या है, वो ISSE वाला प्रैक्टिस है, ठीक है। बार बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे तभी तो आप परफेक्ट होगे किसी चीज़ में, ठीक है। वर्ड हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग, फॉर एग्जाम्पल वेदर वेदर, ब्रेक ब्रेक, देयर देयर। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो वर्ड है ऑल्दो इनकी प्रोनाउंसिएशंस बहुत सेम है, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स क्या है, डिफर है। जैसे वेदर और वेदर, पहले वाला वेदर है उसका मतलब कोई क्वेश्चनिंग करना, ये करना है या वो करना है, वेदर दिस और दैट। और दूसरा वेदर है उसका मतलब क्या है, दूसरे वाले वेदर का मतलब है मौसम, एनवायरमेंट। ब्रेक और ब्रेक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, देयर देयर भी हमें पता है इन दोनों के बीच में क्या है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे कि हमारे पास अभी ई के अंदर कंफ्यूजन था कि कौन सा वाला ई, IE वाला ई यूज करना है या EI वाला ई यूज करना है। वैसे ही कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे आइज, आइज कौन सा यूज करना है, मर्केंटाइज, एंटरप्राइज, फ्रेंचाइज, इसके अंदर ISE वाला यूज होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में क्या होता है, IZE वाला यूज होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। एक्चुअली क्या था, उस टाइम पर 2 टाइप्स की इंग्लिश चलती थी हमारे पास, ब्रिटिशर्स और अमेरिकन। तो कुछ इंग्लिश जो है ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट की गई है और कुछ अमेरिकन से, तो हम लोग दोनों ही फॉर्म को सही मानते हैं। ब्रिटिशर्स जो है हर चीज़ में Z लगाना ज़्यादा पसंद करते थे, यानी कि वो प्रेफर करते थे कि Z यूज़ हो, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में S का यूज़ ज़्यादा था। तो यहाँ पर अगर आप दोनों स्पेलिंग्स को ही यूज़ करते हो तो दोनों ही सही हैं, यानी कि क्रिटिसाइज और क्रिटिसाइज, S लगाओ या Z लगाओ सेम बात है। रियलाइज और रियलाइज, S लगाओ या Z लगाओ सेम बात है। रिकॉग्नाइज और रिकॉग्नाइज सेम बात है, यहाँ पर S लगाओ या Z लगाओ, तो बोथ द स्पेलिंग आर एक्सेप्टेबल, दोनों ही स्पेलिंग एक्सेप्टेबल है। बट डिफरेंस क्या है, एक आपकी ब्रिटिशर्स इंग्लिश होगी और एक आपकी अमेरिकन इंग्लिश होगी। और जो मोस्ट कॉमनली हम प्रेफरेंस देते हैं, हम Z को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो मोस्ट कॉमनली सारा ब्रिटिशर्स पैटर्न के ऊपर ही चलता है, ठीक है। When a word similarly spelt has 2 variant with different meaning in the past and past participle form, for example, जैसे कि जो फर्स्ट वर्ड है आपका lie, lie का मतलब एक तो होता है झूठ बोलना, और एक lie का मतलब होता है किसी के अंदर रहना, यानी कि वहीं पर स्थिर रहना या फिर वहीं पर रहना। तो और अगर उसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया जाए तो लाई, लाइड और ले का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरा देना या फिर फॉल ऑफ करना, या किसी चीज़ का पार्ट हो जाना, किसी चीज़ से गिरना, जैसे कि पत्ते गिरते हैं तो ले ऑफ होते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं। और उसके बाद लेड, लेड का मतलब होता है रखना। और जो ऊपर वाला लाई है, लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोला या झूठ बोला था, तो वो क्या है, वो एक झूठ के लिए यूज़ है। और सेकंड वाला जो लाई है वो किसी चीज़ में रहना, किसी चीज़ से गिरना या किसी चीज़ के अंदर रुकना, उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये तो मोस्ट कॉमनली रूल्स थे या फिर मोस्ट कॉमनली रीजंस थे कि हमारी स्पेलिंग्स एरर होते क्यों हैं। तो ये जो रूल्स हैं ना, आपको ये भी पता होने चाहिए, इनके ऊपर भी MCQ बन सकता है कि जैसे Z और S की अगर स्पेलिंग में डिफरेंस है तो क्या वो स्पेलिंग एक्सेप्टेबल है और नहीं, तो यस वो स्पेलिंग्स जो हैं एक्सेप्टेबल्स है। तो यहाँ पर आपके रूल्स के रिगार्डिंग भी आपसे MCQ पूछे जा सकते हैं, वर्ड्स के रिगार्डिंग भी पूछे जा सकते हैं, तो सारे के सारे वर्ड्स एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना, ठीक है। तब तक ये सब आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।